कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी थी, जिसकी खुशी में आज सभी डिनर टाइम पर इसे सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा खाना खाते ही लियांग यू जैंगी को कहती है उसका पेट फुल हो गया है, इसीलिए अब वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए खाना लेके जाना चाहती है। जिसके तुरंत बाद लियांग यू बहुत सारा खाना एक बैग में लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर शिनशिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, टीचर आपने अभी तक खुद भी अच्छे से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर लियांग यू के अंदर के इमोशन बाहर आने लगते हैं। वो बोलती है कि उसे खुद के खाने से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने स्टूडेंट्स को भूखा नहीं देख सकती है। और इतना बोलकर वो शिनशिन से अपना हाथ छुड़वाती है और रूम से बाहर चली जाती है। शिनशिन भी वहीं उदास बैठी थी, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा मजा जैंगी को आ रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे ही सही लेकिन लियांग यू की आवाज में अपने स्टूडेंट्स को लेके जो हमदर्दी थी वो खत्म होती जा रही है। अब वो उन्हें बस कुछ स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट कर रही थी, जैसे उनका ख्याल रखना अब उसकी जिम्मेदारी नहीं मजबूरी है। अगले दिन ट्रेनिंग करते हुए जैंगी लियांग यू से कहता है कि अगर उसके स्टूडेंट्स को सू फैमिली के साथ रहने में कोई दिक्कत है तो तुम उन्हें यहाँ बुला सकती हो। लेकिन लियांग यू बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो पहले ही शिनशिन और लू कैरन से इस बारे में बात कर चुकी है, इसीलिए चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलने देते हैं। लेकिन लियांग यू एक स्माइल के साथ बोलती है कि उसे हमेशा लगता था कि जैंगी एक कोल्ड हार्टेड इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन उसे ये देखकर काफी खुशी हुई कि वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। टॉपिक को चेंज करते हुए जैंगी लियांग यू से उसे जिजुत्सु सिखाने बोलता है, जो वो उसे अच्छे से सिखाती है, इतने अच्छे से कि एक टाइम आने पर जैंगी के मन में भी आने लगता है कि ये ट्रेनिंग चल रही है या कुश्ती है। लेकिन कैसे भी वो जैंगी को ये मानना पड़ता है कि लियांग यू एक हार्डकोर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है जो अपने प्रोफेशन को लेके काफी सीरियस है। उसी रात अपने बेड पर लेटे हुए जैंगी सोचता है कि शायद यही वो सही टाइम है जब उसे गांव के चुराए हुए सैटेलाइट फोन को सू फैमिली टाउन के मेंशन में रख देना चाहिए, ताकि रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस को लगे कि यही वो लोग हैं जिन्होंने उसके आदमियों को मारा था। बट तभी उसे क्लिक होता है कि उसके डिफेंस अभी इतने ज्यादा मजबूत नहीं है जो उसे काफी टाइम तक बचा लेंगे। ऊपर से सू फैमिली का मेंशन भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अगर वहाँ अटैक होता है तो नेक्स्ट अटैक यही होगा। ये सोचते सोचते उसके मन में ये दो विचार आपस में लड़ने लगते हैं। एक बोलता है कि बाकी बची जिंदगी को आराम से निकालो, सभी लड़कियों और खाने पीने के साथ, लेकिन दूसरा बोलता है कि अपने सभी दुश्मनों को खत्म करो, वरना कोई भी चैन की जिंदगी नहीं जी पाएगा। काफी सोचने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि शू फैमिली का एड्रेस लीक कर देना ही ठीक रहेगा, इसीलिए वो फटाफट फ्लावर को सैटेलाइट फोन देता है, जिसे लेके फ्लावर भी चुपके चुपके वहाँ से निकलकर शू फैमिली टाउन की तरफ जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक प्रीस्ट चर्च दिखाया जाता है जो अपोकलिप्स आने से पहले तो काफी खुशहाल था, लेकिन अब वहाँ पर स्नो वर्शिप सेक्ट के लोग रहते हैं। चर्च के अंदर सभी लोग लाल कपड़े पहने हुए एक लड़की की तरफ देखकर उसके साथ भगवान से बर्फ के देवता की विनती करते हैं, हे भगवान हमारे ऊपर ऐसी ही मुसीबत से हमें बचाएं, सिर्फ आप ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए हम सभी बच्चों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तभी उन लोगों की भीड़ में से एक औरत अपने हाथों में एक बच्चा लिए सामने आती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। वो माँ उसी लड़की से अपने बच्चे की जान बचाने की मांग करती है। बच्चे की ऐसी हालत को देखकर उस लड़की के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना राइट हैंड आगे करती है और बच्चे के सर पर रखती है। वो बच्चा फिर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये चमत्कार देखकर सभी उस लड़की युआन कोंगया की जय जय करने लगते हैं। युआन कोंगया की पावर्स उसे स्नो वर्शिप सेक्ट की लीडर बनाती है, मगर किसी को हील करने के बाद युआन कोंगया खुद थोड़ी थोड़ी फेंट होने लगती है। उसका असिस्टेंट जिंगी जियान उसे थोड़ा रेस्ट करने की सलाह देता है, मगर वो मना कर देती है, ये बोलकर कि वो अपने लोगों के विश्वास के साथ नहीं खेल सकती है, इसीलिए उसका यहीं रहना जरूरी है। युआन कोंगया की स्पीच खत्म होते ही एक सोल्जर भागते हुए अंदर आता है
और डरते हुए कहता है, हमारे ऊपर किसी ग्रुप ने अटैक कर दिया है। ये खबर सुनने के बाद वहाँ का माहौल काफी परेशानी भरा हो जाता है और जिंग जियान हांगकांग और दैमिये को युआन को प्रोटेक्ट करने को बोलता है, क्योंकि युआन कोंगया ही उनके ग्रुप का फेस है। अगर उसे कुछ हो गया तो स्नो वर्शिप सेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सभी लोगों को पैनिक से बचाने के लिए युआन कोंगया बर्फ के देवता से विनती करने लगती है और कुछ मंत्र बोलती है, जिन्हें सुनकर सभी लोग पहले तो खुद को शांत करते हैं और जिसके बाद सभी अपने लीडर को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का निर्णय लेते हैं। चर्च के बाहर हम मॉर्निंग ड्यू बेस और रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस को एक साथ अटैक करते हुए देखते हैं, जिनके अंदर अपने आदमियों का अचानक गायब हो जाने का गुस्सा था। इसीलिए अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर स्नो वर्शिप सेक्ट इस मामले में कुछ किया है या नहीं, वो सिर्फ शक के बिना पर धुआंधार गोलीबारी कर रहे हैं। स्नो वर्शिप सेक्ट के लोग भी उन पर काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग के पास इतने भी एडवांस वेपन्स नहीं होते हैं। ऊपर से ज्यादातर लोगों को वेपन्स चलाना भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी सभी अपनी जी जान से लड़ते हैं। स्नो वर्शिप का एक सोल्जर खुद को एक्सप्लोजिव पहनकर ह्यूमन बॉम्ब बनाकर दुश्मनों के साथ साथ खुद को भी ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर जियाओ होंगलियान को पता चल चुका था कि ये लोग पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं और अपनी लीडर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जियाओ होंगलियान अपने लोगों को डायरेक्ट चर्च के अंदर घुसकर युआन कोंगया को पकड़ लाने के लिए कहती है। साथ ही जो भी ये काम सबसे पहले करेगा उसे 50 केजी बीफ देने का भी प्रॉमिस करती है। रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के लोगों को अंदर आते देख पहले तो स्नो वर्शिप के मेंबर्स थोड़ा डरते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपनी उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि स्नो वर्शिप सेक्ट के प्रीस्ट जिंग जियान वहां आ चुके थे, जिन्हें देखकर रेडियंट प्रोस्पेरिटी के मेंबर्स फायरिंग करते हैं। लेकिन जिंग जियान अपने राइट हैंड से वहां एक बैरियर क्रिएट करता है जो उन सभी बुलेट्स को रोक देता है। जियाओ होंगलियान ये देखकर बहुत गुस्से में हो जाती है और एक बोतल में एक ड्रिंक की बड़ी सी सिप लेने के बाद वो बिल्कुल किसी ड्रैगन की तरह अपने मुंह से फायर उगलती है। जिंग जियान अपने आदमियों को बचाते हुए उन्हें कवर करता है और बोलता है कि स्नो वर्शिप सेक्ट हमेशा से एक शांति प्रधान ग्रुप है, फिर भी आप सभी बिना कोई वजह के हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिंग जियान के इन बातों से जियाओ होंगलियान और वेदिंग हाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें बस इतना पता था कि अगर अब वो यहाँ आए हैं तो तबाही मचा के ही जाएंगे। जियाओ होंगलियान अपने लोगों को लगातार अटैक करते रहने का इशारा देती है। वेदिंग हाई के लोग भी इससे पीछे नहीं हटते। जब जिंग जियान को समझ आता है कि अब उनके पास लड़ाई करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तब वो एक मंत्र पढ़ता है जिससे स्नो वर्शिप सेक्ट के वो मेंबर्स जो पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हैं और उनकी लाइफ का एकमात्र मकसद सिर्फ अपने लीडर को बचाना है, वो सामने आते हैं, जिनके हाथों में कोई खास वेपन नहीं थे बल्कि आयरन रॉड, किचन नाइफ जैसी चीजें थीं। जाहिर सी बात है कि रेडियंट प्रोस्पेरिटी और मॉर्निंग ड्यू बेस का सामना करने के लिए उनके ये हथियार कुछ भी नहीं थे, लेकिन स्नो वर्शिप के उन मेंबर्स का दिमाग पूरी तरह से सिर्फ अपने दुश्मनों को मारने के लिए ट्रेंड था। यहाँ वेदिंग हाई भी पीछे नहीं हटता और अपने एबिलिटी का यूज करके अपने आसपास एक स्नो आर्मर क्रिएट कर लेता है और स्नो वर्शिप सेक्ट के लोगों पर लगातार अटैक भी करने लगता है। अब जबकि जियाओ होंगलियान और वेदिंग हाई एक साथ इस बैटल में आ गए थे, तो अब ये बैटल बहुत भयानक होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही अपने ट्रेनिंग सीजन के दिनों से काफी डेडली थे। लेकिन स्नो वर्शिप सेक्ट भी रुकता नहीं है, वो भी अपने पूरे पागलपन के साथ अटैक कंटिन्यू रखते हैं। कुछ लोग ह्यूमन बॉम्ब की तरह अटैक कंटिन्यू रखते हैं। उनका ये पागलपन देखकर दूसरे तरफ के सोल्जर्स की हालत खराब होने लगती है, मगर अब जियाओ होंगलियान अपने फ्यूल की एक और सिप लेती है
जिसके बाद वो अपनी अल्टीमेट एबिलिटी का यूज करती है, इन्फर्नो फ्यूरेंस। वेदिंग हाई भी अपनी एबिलिटी फ्रॉस्ट लॉर्ड का यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से स्नो में कवर हो चुकी थी और उसकी मूवमेंट का पता लगाना भी काफी मुश्किल साबित हो रहा था। वेदिंग हाई और जियाओ होंगलियान एक साथ अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं, जहां वेदिंग हाई जिंगी जियान के पैर को पकड़ लेता है ताकि वो हिल ना सके, और दूसरी तरफ से जियाओ होंगलियान उसके ऊपर अपने हेल फायर फिस्ट से पंच करती है, जिसके इम्पैक्ट से वहां एक बड़ा भयानक ब्लास्ट होता है। हर तरफ सिर्फ धुआं उड़ रहा था, लेकिन जब धुआं हटता है तो हम जिंगी जियान को अपने पैरों पर खड़ा देखते हैं, जो ये खतरनाक अटैक सर्वाइव कर गया, लेकिन उसके हाथों में ब्लास्ट की वजह से काफी डैमेज हुआ है, जिसे अगर जल्दी ठीक ना किया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। वेदिंग हाई और जियाओ होंगलियान भी वहीं खड़े थे और ये देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि उनका कंबाइंड अटैक भी जिंगी जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और इसकी वजह से उसके फॉलोवर्स, जिन्होंने सही टाइम पर जिंगी जियान को ब्लास्ट वाली जगह से थोड़ा दूर कर दिया था। दूसरी तरफ स्नो वर्शिप सेक्ट के सभी सोल्जर्स भी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दुश्मनों से जानवरों की तरह लड़ रहे थे। हालांकि स्नो वर्शिप सेक्ट के पास रेडियंट प्रोस्पेरिटी जैसी वेपन्स नहीं थे, लेकिन फिर भी रेडियंट प्रोस्पेरिटी और मॉर्निंग ड्यू के लोगों को अब उनसे डर लगने लगा था, क्योंकि वो लोग अपनी जान को ऐसे गवा रहे थे जैसे मानो ये काम उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है। अब तक वेदिंग हाई और जियाओ होंगलियान को भी ये समझ आ गया था कि इस फाइट को कंटिन्यू करने से सिर्फ उनके लोगों की मौत के अलावा कुछ नहीं होगा। इसीलिए जियाओ होंगलियान जिंगी जियान की तरफ चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे लोगों ने ही हमारे लोगों की जान ली है। अगर तुम हमसे इस गुनाह के लिए माफी मांगते हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। जिस पे वेदिंग हाई ऐड करता है कि उसका एक म्यूटेंट सोल्जर वैंग भी काफी टाइम से गायब है, जिसका कोई भी अता पता नहीं पड़ रहा है, और पूरे वेस्ट माउंटेन बेस में हम दोनों के ग्रुप्स को चुनौती देने की हिम्मत सिर्फ स्नो वर्शिप सेक्ट में ही है। ये बातें चर्च का एक प्रीस्ट सुनता है, जो काफी इरिटेट हो चुका था। उन्हें एक ही चीज समझाते समझाते कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। हैन चोंग एक सोल्जर को उसके हेलमेट से पकड़ता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके जियाओ होंगलियान की तरफ फेंकते हुए कहता है कि स्नो वर्शिप सेक्ट निर्दोष है। जियाओ होंगलियान अटैक डॉज कर लेती है और कहती है, क्या तुम्हें अब एविडेंस चाहिए? क्योंकि उसके लिए तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, लेकिन पुलिस जैसी कोई चीज होती ही कहाँ है। और वैसे भी जैसा कि वेदिंग हाई ने कहा, हम दोनों के ग्रुप के अलावा सिर्फ तुम्हारा ही ग्रुप इतनी हिम्मत रखता है कि हम दोनों के ग्रुप पर अटैक कर सके, तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। जिंगी जियान होंग चोंग को रोकता है और जियाओ होंगलियान को समझाता है कि वो लोग एक शांति प्रिय ग्रुप है, जो ग्रुप्स के द्वारा बनाए गए शांति प्रस्ताव की इज्जत करता है, इसीलिए उन लोगों ने कोई अटैक नहीं किया है। उसकी बात पर वेदिंग हाई थोड़ा हंसते हुए कहता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो सिर्फ एमराल्ड बेस ही एक जगह है जो ये काम कर सकता है, लेकिन उनका ग्रुप यहाँ से इतना दूर है कि उनके लिए यहाँ तक इतनी जल्दी आके वापस जाना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए सिर्फ स्नो वर्शिप सेक्ट ही है जो उन्हें टारगेट कर सकती है। एक लंबी और गहरी सांस लेने के बाद जिंगी जियान कहता है, हो सकता है कि कोई ऐसा भी ग्रुप हो जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और वही तुम दोनों के ग्रुप के साथ ये सब कर रहा है। ये सुनकर वेदिंग हाई काफी कंफ्यूज हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अपोकलिप्स आने के बाद सिर्फ 5 ही ग्रुप्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे थे, जो इतने लार्ज स्केल पर कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिंगी जियान कहता है ये इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उन्हें पता चला है कि एक नया ग्रुप रिवर साइड पर रह रहे हैं,
जो इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन वो भी सस्पेक्ट किए जा सकते हैं। ये सुनकर वेदिंग हाई और जियाओ होंगलियान का सर घूम जाता है। वो दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने सुना था कि एक टाइम पर वेस्ट माउंटेन बेस को, जो कि एक बहुत बड़ा बेस हुआ करता था, लेकिन उनके डाउनफॉल के बाद जब उनके पास ना खाने को कुछ था ना पहनने को, तब कुछ लोग उनसे अलग हो गए थे। लेकिन शायद ये वो नहीं है। जियाओ होंगलियान जिंगजियान से कहती है कि वो सिर्फ उन दोनों को उलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि स्नो वर्शिप सेक्ट बच सके। लेकिन जिंगजियान कहता है कि कुछ दिनों पहले हमारे भी कुछ लोग वेस्ट माउंटेन बेस गए थे, जहां उनकी मुलाकात वेदिंग हाई के म्यूटेंट सोल्जर वैंग से हुई थी। तब तक वो बिल्कुल ठीक थे और उन्होंने कुछ और 3 लोगों को वहां देखा था जो कि शायद मर्डरर हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्नो वर्शिप सेक्ट मॉर्निंग ड्यू बेस के लफड़े में नहीं फंसना चाहते थे, इसीलिए वो लोग वहां से जल्दी निकल गए थे। उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर वेदिंग हाई भी थोड़ा शांत होकर कहता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि कोई और भी ग्रुप हो जो ये सब कर रहा है? उसकी बात पर जिंगजियान बोलता है, ये जो भी तीसरा ग्रुप है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि वो इसी बात का फायदा उठा रहे हों और उसका प्लान यही है कि जो 5 मेजर ग्रुप इस टाइम पर दुनिया पर राज कर रहे हैं उन्हें आपस में लड़वा कर खत्म कर देना। अब ये बात वेदिंग हाई और जियाओ होंगलियान दोनों को काफी जेन्युइन लगती है, क्योंकि ऐसा होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो उन तीनों ग्रुप्स का आपस में लड़ने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे बस उनके उस अनजान दुश्मन को ही फायदा मिल रहा है जो ना जाने इस वक्त कहाँ बैठा ये सब देख रहा होगा और देखकर खुश होता होगा। जियाओ होंगलियान अब अपनी आर्मी को वापस लौटने का ऑर्डर देती है, साथ ही वेदिंग हाई भी। लेकिन जाते जाते वो जिंगजियान को वार्निंग देते हैं कि अगर उन्हें कभी भी बाद में ये पता चला कि स्नो वर्शिप सेक्ट भी इन सब में शामिल है तो वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। होंग चैंग भी पूरे जोश में बोलता है कि जो भी होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट सीन में अब वेदिंग हाई और जियाओ होंगलियान अपनी कार में बैठकर आज के इंसिडेंट पर बात करते हैं कि कैसे स्नो वर्शिप सेक्ट के पास कोई ऐसा सोल्जर भी है जो अपने फॉलोवर्स के दिमाग को ब्रेन वॉश कर सकता है और उसकी ये एबिलिटी कितनी काम की चीज है। सारी बातें खत्म होने के बाद वेदिंग हाई अपने कार से नीचे उतरता है और जियाओ होंगलियान को आज के इंसिडेंट से सबक लेने के लिए कहता है। उसके हिसाब से उन दोनों को अपने अपने ग्रुप को मर्ज कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई उनके सामने आने की सोच भी ना सके। लेकिन जियाओ होंगलियान उसके ऑफर को रिजेक्ट करके अपने आदमियों के साथ फुल स्पीड में निकल जाती है। पीछे खड़ा वेदिंग हाई यही सोचता है कि इस औरत को काबू में करने वाला पक्का इस दुनिया को जीतने की ताकत रखेगा। वेदिंग हाई के पास उसका एक ऑफिसर किन किंगयोन आता है और कहता है कि कैप्टन, आपको नहीं लगता कि ये औरत भरोसा करने लायक नहीं है और ये भी कि इन सब चीजों के पीछे वही हो सकती है? जिस पर वेदिंग हाई कहता है, जियाओ होंगलियान एक जिद्दी औरत हो सकती है लेकिन झूठी नहीं। शायद उसे पता चल गया है इन सब चीजों के पीछे कौन है, क्योंकि अभी अभी उसे एक मैसेज आया है कि वेस्ट माउंटेन बेस के पास एक होटल है जहां एक मैनेजर जैंगी के पास कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए और हमें जल्द से जल्द पता करना चाहिए कि वो क्या है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।